क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हम लोगों ने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इज रिगार्डिंग डेरिवेशन ऑफ इम्पीडेंस एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें क्या करना है, ड्राइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्वेश्चन 2016, 18 और 22 में आ चुका है। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है। कॉन्वेक्स लेंस अगर देखा जाए तो वो दो सरफेसेस को मिलाकर बना है। एक तो सरफेस है ये x p1y। अगर तो ये सिर्फ हम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लें तो मतलब क्या होगा कि ये सेकंड सरफेस नहीं होगा और ये वाला x p1y कॉन्टिन्यूस लेंस का ही सरफेस चलेगा। बट अगर इसके साथ एक और सरफेस xp2y इस तरह से कांटेक्ट में लेकर आया जाए, दैट मींस एक सरफेस xp1y और एक सरफेस xp2y ऐसे लाएंगे कांटेक्ट में, तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। तो ये जो xp2y का सरफेस है ये भी एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है, तो पहले इस सिचुएशन को हम रे डायग्राम हमने जो बनाया है वो कैसे बनाया है इसको अंडरस्टैंड करो। हमने पहले कंसिडर किया है कि एक ऑब्जेक्ट ओ लाई कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर और एक सरफेस xp1y जो कि कॉन्टिन्यूस सरफेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देयर इज थिंक ओवर एज इफ देयर इज नो सेकेंड सरफेस xp2y और xp1y ही कॉन्टिन्यूस सरफेस है। तो उस सिचुएशन में हमें पहले रे डायग्राम बनाना है। तो ऑब्जेक्ट O से एक रे जाएगी O टू A और सरफेस xp1y पे जब वो मीट करेगी तो सिंस इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, बाहर एयर का रेयरर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कुछ सराउंडिंग्स का या एयर का μ1 लिया गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सरफेस μ2 लिया गया है। कुछ xp1y सरफेस कॉन्टिन्यूस सरफेस है। ठीक है, तो ये रे क्या करेगी, फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल क्या है, n1। नॉर्मल क्या करता है, सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो xp1y का सेंटर ऑफ कर्वेचर है c1, वहां से नॉर्मल n1 क्रॉस कर रहा है। तो ये रे जो a पे आएगी वो गई इन द डायरेक्शन ऑफ ab टूवर्ड्स i1, तो ये रे बन जाएगी इमेज I1। ठीक है, बट इन जनरल ये तो हम बात कर रहे हैं कि xp1y अगर एग्जिस्ट करें सिर्फ, बट हमें मालूम है यहाँ पे इस कंडीशन में xp2y सेकेंड सरफेस भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो रे स्ट्रेट अवे I1 तक नहीं जाएगी पर नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम the surface of this lens of refractive index μ2 that is denser to the surrounding medium which is again rarer. So denser to rarer it will bend away from the normal. ठीक है ना, बट अब नॉर्मल किसका लेंगे, सरफेस xp2y का नॉर्मल लेंगे। वो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे b पर, एक पहले टेंजेंट बनाएंगे और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे b पर। तो ये नॉर्मल आ गया n2 और ये पास कर रहा है c2, xp2y के सेंटर ऑफ कर्वेचर c2 से। तो अब रे जो है वो ab तक गई पर इसके बाद अगेन इट इज मूविंग फ्रॉम दिस डेंसर टू रेयरर, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल n2 से अवे बेंड करके उसने एक्चुअल इमेज क्या बनाई, I। ठीक है, तो पहले तो ये रे डायग्राम समझना जरूरी है, जहां पे हमें अब ये पता लग गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ द लेंस से ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस हो गया u, जो हमारे पास इमेज I1 आई उसका हमने डिस्टेंस नाम दे दिया कुछ v1 फ्रॉम C टू I1 एंड फ्रॉम C टू I द इमेज I द डिस्टेंस इज v। अब दिस इज व्हाट आई हैव रिटन कि अगर कोई xp2y सरफेस नहीं होता और सिर्फ xp1y एग्जिस्ट करता तो I1 वुड हैव बीन द एक्चुअल या रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखनी है इंडिविजुअली
पहले तो हम इस सरफेस xp1y के लिए लिखेंगे कि अगर xp2y ना होता तो xp1y के लिए ऑब्जेक्ट O होता और इमेज क्या होता I1, और उस केस में रिफ्रैक्शन कैसे होता फ्रॉम रेयरर टू दिस कॉन्टिन्यूअस मीडियम। कॉन्टिन्यूअस अगर मीडियम मानते हैं हम कि पूरा का पूरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्लास का ही चल रहा है xp1y का, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम ये रिफ्रैक्शन होता। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन इक्वेशन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर की क्या होती है, माइनस μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस μ2 बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अब इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है C2O, और अगर हम माने कि लेंस थिन है तो C और P1 के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब C को हम P1 भी मान सकते हैं उस केस में, तो CO अप्रोक्सीमेटली P1O हो जाता और हम इसको क्या लिखते माइनस U, ठीक है, माइनस क्योंकि वो लेफ्ट साइड को जाता मेजरिंग फ्रॉम C टुवर्ड्स O। उसके बाद μ2 बाय इमेज डिस्टेंस, इमेज क्या बनती है इस ऑब्जेक्ट O की इस केस में I1, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है CI1 या अप्रोक्सीमेटली P1 I1 इज इक्वल टू क्या नाम दिया है उसको V1, और नेक्स्ट अपॉन R, R क्या हो जाता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या बन जाता C1 या अप्रोक्सीमेटली P1 C1, तो ये बन जाता R1। ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, माइनस μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज U। अब आई विल एक्सप्लेन कि ये माइनस साइन था यहाँ पे ऑलरेडी, पर यहाँ पर हमें माइनस U नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि जो ये हमने डेरिवेशन से ये फॉर्मूला निकाला हुआ है उस डेरिवेशन में ऑलरेडी ये साइन कन्वेंशन लगा कर ही वैल्यूज आई हैं या फॉर्मूला आया है, इसलिए आप दोबारा से इस फॉर्मूला में ड्राइव फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस U नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस μ2 बाय V1 इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। हाँ, अभी हम डेरिवेशन में तो इसका माइनस U नहीं लगा रहे, बट जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, जब हम फाइनल फॉर्मूला में न्यूमेरिकल में वैल्यूज डालेंगे तो हम कन्वेंशन जरूर लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब ये फर्स्ट सरफेस की तो हमने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन नंबर 1। अब कंसीडर करो सेकंड xp2y, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर सेकंड कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y। अब इस सरफेस के लिए फाइनल इमेज क्या बन रही है I, पर जो I1 है वो इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट या अनरियल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द सरफेस xp2y। सो xp2y के लिए फाइनल इमेज तो बन गई रियल इमेज I, but I1 acts as a virtual image, sorry, virtual object. I1 acts as a virtual object. I1 is acting as virtual object for xp2y and I is the final image for xp2y. अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया V1 starting from C to I1 या approximately P to I1, that is V1। इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया फ्रॉम C टू I, दैट इज V, और C को रिप्लेस करके अगर थिन लेंस है तो C कैन बी रिप्लेस बाय P2, सो ये आ गया V, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और वो क्या हो जाएगा C से C2, वो इस तरफ है, राइट, ओके, सो P2 C2। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे माइनस बेशक लगा लो, बट अगेन जब हम अपने इस फॉर्मूला में जब डालेंगे तो हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है यूजिंग द साइन कन्वेंशंस, ठीक है। अब जब भी रिफ्रैक्शन होती है फ्रॉम, अब ये मीडियम क्या xp2y हम मान रहे हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस सरफेस है, दैट इज वो एक पूरा ऐसा कैसा एक ग्लास सरफेस चल रहा है, तो इस केस में रेज आ रही है फ्रॉम डेंसर टुवर्ड्स रेयरर, सराउंडिंग्स रेयरर मीडियम, ठीक है ना। फ्रॉम डेंसर टू रेयरर की इक्वेशन क्या होती है रिफ्लेक्शन के लिए, माइनस μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस μ1 बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2,
ऑलराइट। सो अब इसमें वैल्यूज डालेंगे, माइनस μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इस केस में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1, ठीक है ना, तो ये आ गया V1 प्लस μ1 बाय इमेज डिस्टेंस, दैट इज प्लस μ1 बाय इमेज डिस्टेंस इज V, μ1 माइनस μ2 बाय R2, ठीक है। इसको रिमेंबर आई टोल्ड यू बिफोर, माइनस R2 अभी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला जब हमने ड्राइव किया था तो ऑलरेडी हमने कन्वेंशंस लगा के ड्राइव किया हुआ है। राइट नाउ हम एज इट इज, जैसे यहाँ पे U डाल दिया वैसे यहाँ पे R2 भी लिख देंगे, राइट। बट जब भी हम फाइनल फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, तो वहां पर हम जरूर साइन कन्वेंशन के साथ U, V, F, R जो भी दिया है उसकी वैल्यूज डालेंगे, राइट, इन द न्यूमेरिकल, राइट। सो अब इस डेरिवेशन में कैन आई टेक आउट माइनस फ्रॉम हियर, माइनस को कॉमन ले लें यहाँ से, तो माइनस R2 बन गया और ऊपर आ गया μ2 माइनस μ1, ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। जस्ट इसलिए ऐसे रीअरेंज किया गया क्योंकि इक्वेशन 1 में भी μ2 माइनस μ1 था, राइट। अब एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो जस्ट सी कैंसिलिंग टर्म क्या है, μ2 बाय v1 प्लस है, μ2 बाय v1 माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया, राइट। तो टर्म क्या रहेगा, माइनस μ1 बाय u प्लस μ1 बाय v, राइट, इक्वल्स μ2 माइनस μ1 कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय r1 और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय r2, ठीक। अब इसमें टेक आउट μ1 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 टाइम्स 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। μ1 को उस तरफ ले जाएंगे, μ2 बाय μ1 माइनस 1 हो गया, राइट, और ये बन गया 1 बाय v माइनस 1 बाय u। अब μ2 बाय μ1 को हम क्या लिखते हैं, इफ यू रिमेम्बर μ2 बाय μ1 कैन बी रिटन एज μ12। μ12 क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। So this can be written as μ2 by μ1 is equal to mu, right? अब where μ12 represents refractive index of lens with respect to the surrounding medium, and we know the lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, तो इसको रिप्लेस किया 1 by f से, यहाँ पे लिख दिया mu minus 1 times 1 by r1 minus 1 by r2। this is the required लेंस मेकर्स फॉर्मूला फ्रॉम डेरिवेशन। अब बेटा नोट्स एक फॉर हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला व्हेन यूजिंग फॉर न्यूमेरिकल्स, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे तुम्हारे को कॉनकेव लेंस दिया जाए या कॉन्वेक्स लेंस दिया जाए, दोनों के लिए ही लेंस मेकर्स फॉर्मूला यही होता है। बट एक बात का ध्यान रखना, फोकल लेंथ की जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल में, अगर फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस दी है तो वो तो पॉजिटिव जाएगी, पर अगर फोकल लेंथ की वैल्यू फॉर कॉनकेव लेंस दी है तो वो माइनस साइन के साथ जाएगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो R1 होता है, R1 मतलब इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो पॉजिटिव जाएगा, और R2 यहां से जाएगा नेगेटिव जाएगा। बट कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस इज समथिंग लाइक दिस, तो कॉनकेव लेंस का जो फर्स्ट सरफेस है वो ये है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friends also.